बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन अ वैल्यू इज गिवन फॉर एसी वोल्टेज और करंट, इट इज ऑर्डिनरीली द आरएमएस वैल्यू। बच्चों, जब भी हम बात करते हैं एसी वोल्टेज या करंट की, तो हम बात कर रहे होते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू की। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये इफेक्टिव वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की। बच्चों, ऑल्टरनेटिंग के लिए आपने ग्राफ देखा होगा। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ, तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलता है। साइनसॉइडल कर्व बोलते हैं ना इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे हमने ये वाला V के लिए बनाया है, तो I के लिए हम इस तरीके से बना लेते हैं। I का मैग्नीट्यूड कम रहता है ना वोल्टेज से, तो ये डॉटेड ग्राफ जो है वो I के लिए है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पर अलग डायरेक्शन या अलग मैग्नीट्यूड है। The voltage across the terminal of an outlet in your room is normally 240 वोल्ट। और जब हम अपने घर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे घर में 220 वोल्ट या 240 वोल्टेज आते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये बच्चों उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स इफेक्टिव वैल्यू। जैसे ओवर वन साइकिल एवरेज वैल्यू वोल्टेज और करंट की 0 होती है ना। यहाँ से यहाँ तक के लिए ये वैल्यू 0 होती है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इतना समझ लेते हैं कि फॉर वन साइकिल जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। दिस रिफर्स टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज। अब अगर आरएमएस वैल्यू 240 वोल्ट है तो इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। एम्पलीट्यूड आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड्स है ना, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। वोल्टेज और करंट के लिए ये V के लिए मैक्सिमम वैल्यू और ये करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो इनका रिलेशन होता है कि पीक वैल्यू अंडर रूट 2 टाइम्स होती है ऑफ आरएमएस वैल्यू। तो जब हमें आरएमएस वैल्यू पता है तो आरएमएस वैल्यू में हम अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये वैल्यू लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पीक वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर 240 वोल्टेज आ रहा है हमारे घर में तो वो है उसकी आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू कितनी है 340 वोल्ट है एक्चुअल में। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब हम बात करते हैं एसी वोल्टेज और करंट की तो कितनी वैल्यू हम उसकी बोल रहे हैं उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है, और इसको मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पीक वैल्यू आ जाती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द पावर रेटिंग ऑफ एन एलिमेंट यूज्ड इन एसी सर्किट रिफर्स टू इट्स एवरेज पावर रेटिंग। बच्चों, किसी भी एसी सर्किट के एलिमेंट के लिए जो पावर रेटिंग होती है मींस उसके ऊपर एक पावर की वैल्यू लिखी रहती है। उससे ये पता चलता है कि इतनी एवरेज पावर के लिए ये डिवाइस सेफ है, इससे ज़्यादा पावर पर ये डैमेज हो सकती है। जैसे आप घरों में भी देखते हैं कि घर में जो भी हमारे बिजली से चलने वाले डिवाइसेस होते हैं, जो भी अप्लायंसेस होते हैं, उन सब पर पावर मेंशन होती है। तो मीन्स इतनी पावर के लिए ये सेफ है, इससे ज़्यादा पावर पर इनको नुकसान हो सकता है। तो पावर रेटिंग ऑफ एन एलिमेंट इज यूज्ड इन एसी सर्किट रिफर्स टू इट्स एवरेज पावर रेटिंग। तो जो भी पावर लिखी रहती है किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी अप्लायंसेस पर, वो उसकी एवरेज पावर होती है कि मीन्स ऑन एन एवरेज इतनी पावर ये सेफली हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट इज नेवर नेगेटिव। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू VI। ये पॉइंट जो है बच्चों ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए है। तो किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये जो पावर है ये कभी नेगेटिव नहीं होती। इस ग्राफ से देख सकते हैं ना हम कि जिस टाइम पर V पॉजिटिव है तो I भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में भी P पॉजिटिव ही रहेगा। और जिस टाइम पर ये V नेगेटिव है उस टाइम पर I भी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव नेगेटिव ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगी पावर। किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर कंज्यूम्ड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोथ ऑल्टरनेटिंग करंट
and direct current are measured in amperes. But how is the ampere defined for alternating current? It cannot be derived from the mutual attraction of two parallel wires carrying AC current as the DC amperes is derived. बच्चों बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि ऑल्टरनेटिंग करंट हो या फिर डायरेक्ट करंट हो, यूनिट तो एम्पियर ही होती है करंट की। और जब हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी के लिए हम करंट को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग करंट इन पैरेलल वायर्स। आपने ये पढ़ा होगा डेरिवेशन चैप्टर 4 में कि ऐसे ये पैरेलल वायर्स हैं। सपोज इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं। तो जब करंट की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम होती है तो उस टाइम पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है ना करंट के अराउंड, और फिर ये वायर्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर सेम डायरेक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पर यूनिट लेंथ के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, इससे मेजर करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर लेते हैं। ये I1 I2 है ना, तो यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन फॉर डायरेक्ट करंट देख लेते हैं। आपको यहाँ 1 एम्पियर की डेफिनेशन दिख रही होगी पैरेलल वायर की हेल्प से जो हम फाइंड करते हैं। लेकिन बात ये है कि अब ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम ऑल्टरनेटिंग करंट से कैसे निकालें। ऑल्टरनेटिंग करंट तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते कि दोनों सेम डायरेक्शन में है करंट, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो अब किसी टाइम में सेम डायरेक्शन में है तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएंगे, तो उससे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों वायर्स के बीच में कंटिन्यूसली ऐसे लगता रहेगा। एंड एसी करंट चेंजेस विद द सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो मींस करंट की जो डायरेक्शन है वो 100 टाइम्स चेंज होगी एंड द अट्रैक्टिव फोर्स वुड एवरेज टू जीरो। तो जैसे हमने डीसी के केस में दोनों वायर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, तो उसके बेसिस पर 1 एम्पियर को डिफाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एवरेज फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। Thus the AC ampere must be defined in terms of some property that is independent of the direction of the circuit। तो अब हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें कि डायरेक्शन का रोल ही ना हो। मीन्स अब 1 एम्पियर को AC करंट के लिए डिफाइन करना है तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी लेनी होगी जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करती हो। जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज सच अ प्रॉपर्टी। हम जानते हैं कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है जिसको हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, करंट होगा वायर में तो हीट प्रोड्यूस होगी। And there is 1 ampere of RMS value of alternating current in a circuit if the current produces the same average heating effect as 1 ampere of DC current would produce under the same conditions। तो अब इस हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से हम AC करंट में 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। किस तरीके से कि DC करंट का 1 एम्पियर जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सेम कंडीशन के लिए एसी करंट का वो अमाउंट जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक रजिस्टर है, इसमें डीसी करंट फ्लो कराया जा रहा है और ये डीसी करंट 1 एम्पियर है। अब मान लेते हैं कि कुछ टाइम है, टाइम टी में मान लेते हैं कि ये 1 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया। अब उतने ही टाइम में ये दूसरा हमने रजिस्टर लिया, इसमें एसी करंट फ्लो कराया। ठीक है ना, यहाँ पर ये डीसी करंट था, इधर ये एसी करंट फ्लो कराया। सेम रजिस्टर है, सेम टाइम में सेम डिग्री ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एसी का जितना अमाउंट लगेगा उस अमाउंट को एसी का 1 एम्पियर बोला जाएगा और ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो हम बोल रहे थे कि हम आरएमएस वैल्यू को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो यही है बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, जो सेम कंडीशंस में डीसी करंट के बराबर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, तो उसको हम आरएमएस करंट बोलते हैं।
रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन एन एसी सर्किट व्हाइल एडिंग वोल्टेज अक्रॉस द डिफरेंट एलिमेंट्स वन शुड टेक केयर ऑफ देयर phases properly. For example, VR and VC are voltage across R and C respectively in an RC circuit. Then the total voltage across RC combination is VRC is equal to under root VR square plus VC square and not VR plus VC since VC is pi by 2 out of phase of VR. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। जनरली क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि किसी भी एसी सर्किट में जब वोल्टेज को ऐड करना है अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स, वहां पर वोल्टेज के फेजेस को कंसीडर करना होगा। जैसे कि कोई आरसी सर्किट ले लिया, ठीक है ना, एक एसी आरसी सर्किट ले लिया है। आरसी सर्किट मींस सर्किट में रजिस्टर है और सर्किट में कैपेसिटर है। यहाँ ये एसी सोर्स लगा हुआ है, ये है आर और ये है सी। इसके थ्रू वी आर है ये वोल्टेज, इसके थ्रू है वी सी, ठीक है। तो अब किसी आरसी सर्किट में जब टोटल वोल्टेज निकालनी है, टोटल वोल्टेज मींस वी आर सी ये फाइंड करनी है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे वी आर प्लस वी सी इनको डायरेक्ट ऐड कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। हम इनके फेज कंसीडर करेंगे। अब इनका फेज कैसे रहता है, इनका फेजर डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे ये हम वी आर ले रहे हैं तो वी सी इधर आएगा इससे 90 के फेज डिफरेंस पर। तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे मींस वी आर सी निकालेंगे, तो हम ऐसे यहाँ पर वेक्टर्स लॉ यूज करेंगे, ये निकलेगा वी आर सी। और जब वेक्टर्स लॉ लगाएंगे तो एंगल इन दोनों के बीच में 90 है, इसलिए ये आ जाएगा वी आर सी इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी हमें किसी भी एसी सर्किट में रिजल्टेंट निकालना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो फिर हम वहां पर वेक्टर्स लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हम वोल्टेज को और करंट को यहाँ पर रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Though in a phasor diagram, voltage and current are represented by vectors, these quantities are not really vectors themselves. तो बच्चों अभी जैसे हमने बोला कि V और I को हम फेजर्स में रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हैं तो नहीं वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ही तो स्केलर क्वांटिटी हैं। These quantities are not really vector themselves. They are scalar quantities. It so happens that amplitude and phases of harmonically varying scalars combination mathematically in the same way as do the projection of rotating vectors corresponding magnitudes and directions. ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि जब हम इनके वोल्टेज और करंट के, जो कि कंटिन्यूसली अपने मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, तो जब हम इनके एम्पलीट्यूड्स, इनके फेजेस देखते हैं तो ये हार्मोनिकली चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह से ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जैसे हम वन साइकिल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये मीन पोजीशन है, ये यहाँ पर, ठीक है। उसके एक साइड गया ये मैक्सिमम, मीन्स ये वाले यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद फिर ये वापस जीरो पर आया, तो मीन्स ये वापस फिर से मीन पोजीशन पर आ गया इधर। फिर उसके बाद ये इधर नेगेटिव में गया और यहाँ मैक्सिमम तक आ गया, तो ये भी नेगेटिव तक गया और यहाँ मैक्सिमम तक आ गया। उसके बाद ये फिर वापस जीरो पर आ गया, तो ऐसे ही ये फिर वापस यहाँ जीरो पर मीन पोजीशन पर आ गया। तो मीन्स इसकी इस तरीके की मोशन चल रही है। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पहले इधर से इधर मैक्सिमम पर, फिर वापस जीरो पर, फिर दूसरी साइड नेगेटिव साइड मैक्सिमम पर, फिर वापस जीरो पर। तो ये इसके प्रोजेक्शन की मोशन है। तो मीन्स ये रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ना, इस तरह की मोशन को हम ऐसे यहाँ पर हार्मोनिकली शो कर सकते हैं। The rotating vectors that represent harmonically varying scalar quantities are introduced only to provide us with a simple way of adding these quantity using a rule that we already know as the law of vector addition. जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज हैं हार्मोनिकली वो चेंज हो रही हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं लेकिन उनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, इसलिए इनको रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। और ऐसा किस लिए किया गया? टू प्रोवाइड अस विद अ सिंपल वे ऑफ एडिंग दीज क्वांटिटीज
जिससे कि हम इनमें वेक्टर्स लॉ अप्लाई कर सकें और वेक्टर्स लॉ अप्लाई करके इनको ऐड कर सकें। ठीक है, तो आपको ये 6 पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि वैसे वेक्टर और करंट स्केलर क्वांटिटी हैं, लेकिन ये पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ये मींस हार्मोनिक फंक्शंस हैं, तो इसलिए हम इनको रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि इनमें वेक्टर्स लॉ अप्लाई करके और तब इनको ऐड कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं अब सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट, देयर आर नो पावर लॉसेस एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटेंसेस एंड प्योर इंडक्टेंसेस इन एन एसी सर्किट। द ओनली एलिमेंट दैट डिसिपेट्स एनर्जी इन एन एसी सर्किट इज द रेजिस्टिव एलिमेंट। बच्चों ये तो हमको पता ही है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, उनकी पावर 0 होती है, इसीलिए वहां पर हम वॉटलेस करंट पढ़ते हैं। तो जो सर्किट का एलिमेंट एनर्जी डिसिपेट करता है वो है सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की पावर P इज इक्वल टू VI होती है, ये हमें पता ही है। प्योर कैपेसिटिव प्योर इंडक्टिव में पावर लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ARLC सर्किट, ये बच्चों LCR सर्किट ही है। रेजोनेंस फेनोमेनन अकर व्हेन XL इज इक्वल टू XC। अब ये XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। जब सर्किट में इंडक्टर है तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो उसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस क्या होता है बच्चों? किसी LCR सर्किट में जब XL XC के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम इम्पीडेंस मींस LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, इससे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो उसको ही हम बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। रेजोनेंस टू अकर देयर प्रेजेंस ऑफ बोथ L and C एलिमेंट्स इन द सर्किट इज अ मस्ट। तो अब रेजोनेंस के लिए जरूरी है कि सर्किट में इंडक्टर भी हो और सर्किट में कैपेसिटर भी हो, तभी तो ये दोनों होंगे तो इक्वल होंगे और इम्पीडेंस मिनिमम होगा। विद ओनली वन ऑफ दीज, अगर सर्किट में सिर्फ L है या सर्किट में सिर्फ C है कि बस इंडक्टर लगा हुआ है या फिर सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोल्टेज कैंसिलेशन एंड हेंस नो रेजोनेंस इज पॉसिबल। इसे देख लेते हैं फेजर डायग्राम से कि जब हम LCR सर्किट की बात करते हैं तो इधर VR, यहाँ पर VL और इधर VC ये लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जब ये अपोजिट होंगे तभी तो कैंसिल करेंगे। अब इनमें से अगर हम सिर्फ VL लें तो भी ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, और अगर हम सिर्फ VC लें तो भी नहीं कैंसिल हो सकते हैं। तो VL और VC अपोजिट फेज में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ VR बचता है, तो रेजोनेंस की कंडीशन आती है। तो आपको ये 8th पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि LCR की रेजोनेंस कंडीशन के लिए XL को XC के इक्वल होना चाहिए। इट मींस सर्किट में इंडक्टर भी होना चाहिए और कैपेसिटर भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और उस कंडीशन में जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। अब देखते हैं 9th point, the power factor in RLC circuit is a measure of how close to the circuit to the expanding maximum power। तो इन LCR सर्किट पावर फैक्टर क्या मेजर करता है? हाउ इफेक्टिवली सर्किट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल पावर इनटू वर्क। एक्चुअल में किसी LCR सर्किट में पावर फैक्टर क्या मेजर करता है? हाउ इफेक्टिवली सर्किट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू यूजफुल वर्क। तो कितना इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको मेजर करता है पावर फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, इन जनरेटर्स एंड मोटर्स द रोल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर रिवर्स्ड। बच्चों जनरेटर्स भी पढ़ा है आपने, मोटर्स भी पढ़ लिए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है कि रिवर्स हो जाते हैं। कैसे? एक मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इन अ मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इनपुट एंड मैकेनिकल एनर्जी इज आउटपुट। ठीक है, मोटर के लिए
इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट होती है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं मींस इनपुट दिया हमने, और फैन रोटेट करने लग गया, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ये आउटपुट हो गया। इन अ जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज द इनपुट, लेकिन जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आपने देखा होगा कि जनरेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए पहले कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वही वर्क क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी उसके लिए इनपुट की तरह होती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो आउटपुट होता है। बोथ डिवाइसेस सिंपली ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये क्लियर हो गया कि दोनों क्या करते हैं, बस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप चेंजेस अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। बच्चों ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को ऑल्टर करती है और उसके साथ करंट भी ऑल्टर हो जाता है। मींस P इज इक्वल टू वी आई, इस तरीके से काम करता है कि अगर V इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज कम की जाएगी तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। स्टेप अप की बात हो रही है, स्टेप अप मींस जब वोल्टेज बढ़ाई जाती है तो करंट कम हो जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। दिस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि P इज इक्वल टू वी आई पे काम करता है। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट कम हो गया, तो कोई यहाँ पर एनर्जी का वायलेशन तो हुआ ही नहीं। द करंट इज रिड्यूस बाय द सेम प्रोपोर्शन, तो वो हमने देख ही लिया है कि वोल्टेज बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है और वोल्टेज कम होती है तो करंट बढ़ जाता है, मींस पावर उतनी ही रहती है। तो मींस ट्रांसफार्मर डज नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन पर ही बेस्ड है। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।